हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। खबर 2 दिन पुरानी है, लेकिन इसका जो मैं विश्लेषण है वो आपके लिए ऐसा करने वाला हूं कि जो आपको वास्तव में जानना चाहिए। और जो अजीत डोभाल की जो वीडियो है, जो हमारे एनएसए हैं, उन्होंने, जैसा आप वीडियो देखेंगे तो क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। उसमें कुछ खास बोला नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो छुपा हुआ रहस्य है वो मैं डिकोड करने का प्रयास करूंगा। ऐसा वो अगर कह रहे हैं, जो संकेत वो दे रहे थे, वो ऐसा क्यों कह रहे थे, वो मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं खबर क्या है। आप जानते हैं कि अजीत डोभाल जो है, हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो एक स्टूडेंट्स के कॉन्क्लेव में थे और वहां पर वो कुछ अपना एक उनको जो है मोटिवेशन देने के लिए गए थे। उन्होंने वहां पर जो कुछ बात बोली वो आपने सुनी होंगी यूट्यूब पर भी। उन्होंने वहां पर जो बोला, उनका जो कहने का एक लाइन जिसको उठा करके जो लोग हैं उसका चर्चा का जो विषय बना, वो था हमारे जो खासकर भारत के ऊपर जो एट्रोसिटीज हुई हैं, जो आक्रांताओं ने भारत को जो है नष्ट किया, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, वो सिर्फ भारत पर एक अटैक नहीं था, बल्कि एक हिंदू सिविलाइजेशन पर एक एक संगठित अटैक जो वो बताया उन्होंने। और बताया कि वास्तव में अब हमको डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव होकर के हमको अपने इतिहास का जो बदला है उसे लेने का जो वक्त है वो आ चुका है। इसे लेकर के अब एक नई जो डिबेट थी वो छिड़ी थी और उसमें आया था कि डोभाल डॉक्ट्रिन क्या है। तो आज एक तो हम डोभाल डॉक्ट्रिन जो है उसे समझने का प्रयास करेंगे, और जो अजीत डोभाल सर ने जो कहा है वो ऐसा उन्होंने क्या कहा है और वो क्या करने के लिए कह रहे हैं, वो आज मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखना इसका जो काफी न्यूज में रहा, अजीत डोभाल वन ऑन द नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी पर उन्होंने जो भी कहा वो जो है आप देख सकते हैं। इसी तरीका से आप यहां देखना, एनएसए अजीत डोभाल पावरफुल, जो उनका जो कुछ मिनट का एक स्पीच था वो ये था। इसी तरीका से आपने देखा इनका जो ये सारा का सारा एक स्पीच किस प्रकार से, ये देखिए यहां पर आप एक बार ऐसा, ये देखिए आप, इंडियन एक्सप्रेस जो द एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है उसने लिखा, डोभाल डॉक्ट्रिन इंडियाज ट्रेल ऑफ द टेरर। ठीक है, जो अजीत डोभाल की जो ये जो पॉलिसी है ये कहां से निकल करके आती है उसके विषय में इन्होंने लिखा है। आवाज द वॉइस का लिखना है, अजीत डोभाल मास्टर स्पाई इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स पेट्रियट्स। ठीक है, आगे देखिए, इसी तरीका से द न्यूज इंटरनेशनल ने लिखा है, डोभाल्स डॉक्ट्रिन इन एक्शन। इसका मतलब क्या है वही मैं आपको समझाऊंगा कि अजीत जो डोभाल डॉक्ट्रिन है क्या। और देखना डोभाल्स डॉक्ट्रिन है क्या, ये फ्रंट लाइन मैगजीन का लिखना है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, पाक्स मिलियंस म्यूटिनीज घोस्ट एंड डोभाल्स डॉक्ट्रिन ऑफ दैट डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव। ठीक है, जो डिफेंस से अब ऑफेंसिव होने का जो इन्होंने जो डॉक्ट्रिन है इनका वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखना, फेयर ऑब्जर्वर का जो लिखना है वो है कि इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इवोल्यूशन अर्जेंट नीड्स फॉर दैट ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी। यानी कि भारत की जो ये सिक्योरिटी पॉलिसी जो है अब डिफेंसिव से ऑफेंसिव होने की हो गई है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखना, रिपब्लिक वर्ल्ड का लिखना है कि ऑपरेशन सिंदूर द डाउन ऑफ दैट इंडियाज डोभाल डॉक्ट्रिन द नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, और देखना इसी तरीका से डोभाल्स डॉक्ट्रिन इंडिया। तो डोभाल्स डॉक्ट्रिन जो है कुल मिलाकर के एक न्यूज में आ गई है। तो वास्तव में डोभाल डॉक्ट्रिन है क्या और उनका जो कहने का मतलब वो क्या था, वो आज मैं आपको देखने वाला हूं। तो देखिए क्या उन्होंने कहा और क्या वो कहना चाहते थे। डोभाल सिद्धांत, भारत के युवाओं को आह्वान, एक दर्दनाक अतीत और भारत का जो वर्तमान वो खतरे में है। अब देखिए, आप समझिए, उन्होंने उनका जो कहने का जो तात्पर्य था, अब देखिए उन्होंने कहा कि 60,000 जो मंदिर हैं वो तोड़े गए, यानी कि भारत के अंदर जितने भी इस्लामिक आक्रांत आए, आपको इसे कहने में कोई वो गुरेज नहीं है, जितने भारत पर आक्रमण हुए उनमें जो इस्लामिक आक्रांत थे उन्होंने क्या है, आपको एनसीईआरटी में वैसा कुछ भी पढ़ाते हो, चाहे आप देखोगे एनसीईआरटी की जो ये सोर्स है ना जो आपको पढ़ाए जाते हैं, अधिकांश इनका कोड जो है वो नेहरू की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना उसी से किया गया है। यानी कि एक नेहरू चाचा की एक जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है, उन्होंने मुगलों के जो पाप हैं उन्हें धोने का कार्य बहुत अच्छे से किया है। अब बात वही आती है कि जो इनकी जो तस्वीरें हैं, कुछ आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये काबुल में जाकर के औरंगजेब की और इसकी कब्रों पर हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं ये लोग, तो आता है समझ में कि वो जो पाप धोए क्यों गए होंगे वो भी देखिए। लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है, किसी और वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे।
तो डोवाल सर कहते हैं कि भाई 60,000 से ज्यादा मंदिर क्यों तोड़े गए, बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कि उनकी आइडियोलॉजी हमसे सिंक्रोनाइज नहीं करती थी। हमारी जो सिविलाइजेशन है वो अलग है, हमारी पहचान अलग थी, इसीलिए जो है मंदिर तोड़े गए। आप देखोगे कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति को नष्ट करके मंदिर के ऊपर क्या बना दी गई, मस्जिदें बना दी गई। आपने सबसे बड़ा जो राम मंदिर का जो मसला है, बाबरी मस्जिद को आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है वो बाबरी मस्जिद भी हमारे सबसे बड़ी आस्था के केंद्र के ऊपर बनाई गई थी। भारतीय सुरक्षा चुनौतियों से घिरा है। उनका एक और था कि भारत जो है ना सिर्फ पड़ोसियों से बल्कि अपने अंदर के जो पाकिस्तान है उससे भी जो घिरा हुआ है। पड़ोसी देश हो या बाहरी ताकतें हो, भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। क्यों करना चाहती हैं वो आपको अलग अलग वीडियोज में बताता रहा हूं, लेकिन सारा का सारा मसला आता है विचारधारा का। यानी कि इस्लामिक और क्रिश्चियन विचार जो धारा है वो हिंदू यानी कि एक तरीका से सनातन विचारधारा के सिंक्रोनाइज नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो क्या है, वो मानते हैं एक किताब को, लेकिन वो होते हैं जो मूर्ति पूजक विरोधी होते हैं। समझ गए ना, हम है पेजेंस, पेजेंस मतलब है हम मूर्ति पूजक हैं। सारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की है, समझ रहे हैं इस बात को। ये पाकिस्तान में बैठा हो, कोई अफगानिस्तान में बैठा हो, कोई सऊदी अरब में, इससे फर्क नहीं पड़ता। विचार क्या लिए हुए है इससे फर्क पड़ता है। वो आपके घर के बराबर में भी हो सकता है, वो 4 गली छोड़ करके भी हो सकता है। अगर उसके विचार वही है जो अफगानिस्तान में बैठे हुए के हैं कि आप मूर्ति पूजक हो, तो सिर्फ आप इसीलिए उसके दुश्मन हो, तो आप उसे दूर मत समझना, वो आपके घर में भी है। अब उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं में फायर की कमी है, यानी कि आज वो ये कहते हैं कि आज का जो युवा है वो नशे की लत में है, उसके अंदर जोश कम है, या कहो कि जो राष्ट्रभक्ति है उसका जो कमी है वो आ गई है। अब बात आती है कि अब तक हम जो जी रहे थे हम डिफेंसिव थे, यानी कि पाकिस्तान हम पर पहले आक्रमण करता था, तो हमारे यहाँ जैसे 9/11 आप देखोगे तो हम क्या आक्रमण हुआ, हम बैठ गए, उनको डोजियर दे रहे हैं, डोजियर कि पाकिस्तान आतंकी है, पाकिस्तान। अब क्या हो रहा है, अब हम ऑफेंसिव, अभी भी हम क्या है, अभी भी हम इतना ऑफेंसिव नहीं है। याद रखना, हमारे ऊपर अटैक होता है तब जाकर के ही हम क्या करते हैं, अभी भी रिप्लाई करते हैं। लेकिन समय आ गया है कि अब हमको थोड़ा सा एक्टिव होकर कार्य करना पड़ेगा, हमको लगातार पाकिस्तान पर अटैक करने पड़ेंगे। देखना, इच्छा शक्ति, अब डोभाल डॉक्ट्रिन जो है उसका रास्ता यहीं से निकलता है कि हमको जो है लगातार हम डिफेंसिव रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर लगातार आक्रमण होते रहे हैं। अब डोभाल डॉक्ट्रिन कहती है कि नहीं, इससे निकल करके अब हमको जो है उनका उल्टा करना पड़ेगा। हम पे पहले आक्रमण हो उससे पहले ही उसको क्या करना है, नष्ट करना है। आगे का रास्ता निकलता है जो कि डोभाल का सिद्धांत है, बिखरे हुए इतिहास का जो है बदलना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो इतिहास है उसको समेटना पड़ेगा और हमको जो है अब दोबारा से क्या करना पड़ेगा। अब जो हमारे पास है भारत, उसको नहीं बचाना है, बल्कि जो भारत हमसे छिन चुका है पाकिस्तान की फॉर्म में, बांग्लादेश की फॉर्म में या फिर अफगानिस्तान की फॉर्म में, हमें उसको दोबारा से कैप्चर करना है। ये हमारे युवाओं के मन में होना चाहिए। हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है उन्हें ये समझना चाहिए कि वो भूमि हमारी थी, कुछ भी करना है, कुछ भी, लेकिन हमें उसको वापस करना ही होगा। ये विचार हमें हमारी जनरेशन को लेकर के चलना पड़ेगा कि भारत जो है वो कहां तक था, वो ईरान तक फैला हुआ था, लेकिन जब तक हम कम से कम पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश जो कि हमारे अभी कटे हैं, 47 में हमसे काट लिए गए किसी विचारधारा के द्वारा, हमें उस विचारधारा को नष्ट करना होगा और ये जो भूमि हमसे ली गई है इसको अपने अंदर करना होगा। ये एक जनरेशन नहीं, 2 जनरेशन नहीं, 3 जनरेशन, हमें जब तक हम जिंदे हैं तब तक हमें इस सभ्यता के लिए लड़ना होगा। ये उनका जो है संदेश था और उन्होंने ये बताया कि सिर्फ ये एक जनरेशन का कार्य नहीं है। अब ये कैसे वापस होगा, अभी तक हम जो है उसे बचा रहे नहीं, अब हमको बिल्कुल खुल करके सामने आना पड़ेगा। हमें बिल्कुल ये सब छोड़ना पड़ेगा। अच्छे बनने की जो इच्छा है ना वो, क्योंकि हम किसी के गुड बुक में आ जाए, ये जैसे जैसे जो हमारी जो एनर्जी की जो निर्भरता है ना, जैसे जैसे कम होगी, भारत, आप देखो हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें डेवलप होना है। जो अमीर बनेगा, जो देश अमीर बनेगा ना, तो आप समझिए कि अमेरिका हो या फिर ये मिडिल ईस्ट के देश हो जो इनके बाप बने हुए बैठे हैं, वो चुप हो जाएंगे। हमारी एनर्जी की नीड्स धीरे धीरे आप देखोगे कि जो ये ऑयल है ये इररिलेवेंट हो जाएगा या फिर ये मल्टीपोलर हो जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ एक देश से खरीदने की जरूरत नहीं है। आप क्रेता हैं तो विक्रेता आपके पास बहुत सारे होंगे, उसका एक सेंटर नहीं होना चाहिए। तो ये जितना हम इसको डाइवर्सिफाई करेंगे उतनी ही हमारी जो विदेश नीति है वो जो है मजबूत होती जाएगी। अब बात आती है इच्छा शक्ति की, क्या वास्तव में हम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं? अब इच्छा शक्ति जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। हमें अपनी जनरेशन के मन में ये भरना होगा कि हमको हजारों साल तक जो है लगातार हम पर, भाई आप ये समझिए ना, 714 के बाद में हम पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं, तो उसके बाद में आज तक हम जूझ रहे हैं। आइडियोलॉजिकल वारफेयर आज भी जारी है भारत में। 1947 में भारत का विभाजन सिर्फ आइडियोलॉजी के आधार पर हुआ था। वो जिन्ना ने नहीं कराया, वो किसी और ने नहीं कराया, वो एक विचारधारा, इस्लामिक विचारधारा जो थी, जो कि सेपरेटिज्म में विश्वास रखती है, जो कहती है कि हम किसी मूर्ति पूजक के साथ नहीं रह सकते, हम किसी
किसी हिंदू के साथ नहीं रह सकते, उस विचारधारा ने इसको आप एक जिन्ना को लेकर के क्यों कहते हो कि जिन्ना ने विभाजन करा दिया, गांधी ने विभाजन करा दिया? नहीं भाई, एक व्यक्ति के लिए मत कहिए, एक विचारधारा को हमें टारगेट, एक विचारधारा को करना पड़ेगा, और वो विचारधारा आज भी भारत में जीवित है, वो अलग अलग फॉर्म में आज भी जीवित है। जिन्होंने देश बांट दिया वो देश के अंदर आज भी जीवित है, इसीलिए हमें उन पर भी अंकुश लगाना होगा, हमारे अजीत डोभाल जो है वो कहते हैं। और एक अंतिम बात, नेपोलियन ने कहा था कि मैं उन 1000 भेड़ों से नहीं डरता, मैं उन 1000 शेरों से नहीं डरता जिनका एक नेतृत्व करता एक भेड़ है। याद करना, 1000 शेर हैं और उनका जो नेतृत्व करने वाला है वो एक भेड़ है, डरपोक है, मैं उससे नहीं डरता। नेपोलियन कहता है मैं उससे डरता हूं कि 1000 भेड़ों का अगर नेतृत्व करने वाला एक शेर होगा तो मैं उससे डरता हूं। नेपोलियन की इस बात को याद रखना। आज भारत के जो लोग हैं उनका नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वो अजीत डोभाल जैसे सर हैं, ठीक है। आज हमारे जो नेता हैं वो मोदी जैसे हैं, आज हमारे जो नेता हैं वो अमित शाह जैसे हैं। आज समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आज हमारे जो नेता हैं वो योगी आदित्यनाथ सर जैसे हैं, आज हमारे नेता जो हैं वो आप देखोगे कि हेमंत विश्व शर्मा जैसे हैं, और ऐसे 1000 जो नेता आज हमारे पास तैयार हो रहे हैं। आज हम जो ना उन जो शेर है ना वो भारत के जो लोगों को गाइड कर रहे हैं। इसीलिए नेपोलियन की बात बिल्कुल सत्य है कि हमें अब पूरा जो विश्व है वो क्यों डर रहा है कि नेपोलियन की इस बात को याद करके। आज भारत के अंदर बैठे हो जो पाकिस्तानी वो क्यों डर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो भेड़ हमने बना दी थी 70 सालों में एनसीईआरटी के अंदर उल्टी सीधी बातें पढ़ा करके, असली जो दुश्मन था, असली दुश्मन कौन थे? वो इस्लामिक आइडियोलॉजी हमने शिफ्ट कर करके बना दिया क्या? क्रिश्चियन आइडियोलॉजी हमने बना दिया कि अंग्रेजों ने अत्याचार करे। लेकिन जिन्होंने हजारों साल तक करे और जो आज भी कर रहे हैं उनको हम भूल गए हैं। यही अजीत डोभाल साहब जो है वो बताने का जो प्रयास कर रहे थे। समझिए क्या कहा, 80 वर्ष की आयु में जब अधिकांश लोग विश्राम करते हैं तो क्या जरूरत है अजीत डोभाल सर को 16 घंटा कार्य करने की? अब सोचिए, उन्होंने यही तो बताया है कि हमारे युवाओं को इनसे कुछ सबक लेना चाहिए, हमें अपने देश के लिए कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो हम सिमटते हुए बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, देखिए खंडित इतिहास जो है उसका प्रतिशोध लेना होगा। याद रखना, प्रतिशोध लेना होगा, और दोबारा से हमें अफगानिस्तान तक जो है आने वाली एक जनरेशन नहीं करेगी, 1 2 3 4 5 जनरेशन, ये जब तक नहीं होगा तब तक हमें, ये तो भूखे नंगे लोग हैं, ये जिन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश कब्जा, इनके पास है भी क्या? अब सोचिए, पूरी दुनिया में ये पिट रहे हैं और ये पिट्ठू है सिर्फ पूरी दुनिया में, इसीलिए इनसे हम ये सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। यही वो कह रहे हैं, हमने किसी के मंदिर नहीं लूटे, किसी देश पर चढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी हमारे 60,000 मंदिर तोड़े गए और उनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई। ऐतिहासिक भूल है, हम अत्यधिक उदार हैं, हम बहुत ज्यादा लिबरल हैं, अपनी संस्कृति और अनुष्ठान जो हमारे रिचुअल्स हैं हम उन्हें भूल गए हैं। इसीलिए विनाश का जो सच है वो 60,000 मंदिरों को तोड़ा गया और 3,000 से ज्यादा मस्जिदें उन मंदिरों के ऊपर ही बनाई गई। क्यों? क्योंकि वो आपको दिखती रहे। देखो हमारे जो आइडियोलॉजिकल बाप थे, चाहे वो बाबर थे, चाहे वो औरंगजेब था, उसने तुम्हें अरे ये मंदिर तोड़े, वो आइडियोलॉजी समझना। इसे व्यक्ति गलत नहीं होता, कोई व्यक्ति कुछ भी करने से गलत नहीं होता, वो किसी धर्म की वजह से गलत नहीं होता। याद रखना, वो धर्म उन्हें क्या सिखाता है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये जरूर मायने रखती है। ठीक है, अब देखना डोभाल का संदेश है, हमें अपने इतिहास से सीखना होगा। हम दोबारा हारना सहन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम हारे तो अब की बार हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना कोई देश नहीं है, हमारे पास 56 देश नहीं है, हमारे पास एकमात्र हमारी पूजनीय भारतीय धरती है, जिसको हमें हर हाल में, हर किसी भी तरीका से जाकर के बचाना ही होगा। हमें कुछ भी हो, लेकिन इस धरती को बचाना ही होगा, क्योंकि इसके पास हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप जानते होंगे कि भारत एक रिंग ऑफ फायर से घिर चुका है। रिंग ऑफ फायर वैसे ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, लेकिन आज उन्होंने इसकी संज्ञा दी है कि हम एक रिंग ऑफ फायर से घिर चुके हैं। चारों साइड से हमने दुश्मन पाले हुए हैं। जब हमने देखो अपना ही एक पाकिस्तान बनाया वहां पे, और एक आइडियोलॉजिकल वो हमारा दुश्मन है, पूरी दुनिया में वो दुश्मन है। बांग्लादेश हमने बनाया, वो हमारा दुश्मन है। चाइना नॉर्थ में बैठा हुआ है, वो हमारा दुश्मन है। अमेरिका जो है वो तो आप जानते होंगे, तो वो किसी का दोस्त है ही नहीं, वो सिर्फ अपने हितों को देखता है। अब पूरी दुनिया जो है वो हल रही है। रूस बनाम नाटो, रूस जो है वो अपने उसको बचाने के लिए, कि जैसे यूएसएसआर को जो तोड़ दिया गया था, यूएसएसआर को जो तोड़ दिया गया है, उसी तरीका से ऐसा ना हो कि पश्चिम शक्तियां मिलकर के दोबारा से जो रूस को तोड़ दें। इसीलिए रूस जो है वो नाटो के प्रति बहुत ज्यादा आक्रामक रहता है। वैश्विक तनाव जो है, इजराइल अरब संघर्ष जो है लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका चीन के जो टकराव है आने वाले समय में और तेजी से आपको देखने के लिए मिलेंगे, डॉलर की प्रभुसत्ता के लिए। भारत पर इसका जो प्रभाव है, अगर विश्व युद्ध छिड़ता है तो भारत अछूता नहीं रहेगा। हमें अब नेम वाली पॉलिसी जो है, हम उससे बचकर नहीं रह सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर से जो है पाकिस्तानी मानसिकता को खत्म
खत्म करना होगा ताकि हमारा जो देश है वो इंटीग्रेट रहे। आप जानते होंगे कि पीएफआई जैसे जो संगठन है ये तो उजागर है क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे संगठन भारत के अंदर है जो ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी तरीका से भारत किसी समस्या में घिरे तो हम अंदर ही अंदर एक सिविल वार छेड़ दें। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। इसके जो देखो ये प्रतिबंध कर दी गई है, आपको मैं बता देता हूं एक बार, ये संस्था प्रतिबंध है पीएफआई, लेकिन इसके जो लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं वो अभी दूसरे फॉर्म में कार्य कर रहे हैं। कार्य बंद नहीं हुआ तो क्या संस्था महत्वपूर्ण है या कार्य? ये सरकार को समझना पड़ेगा। हमें लगता है कि संस्था रहो या ना रहो, लेकिन उसके जो लोग हैं उनको बिल्कुल तरीका से कुचलने की आवश्यकता है, उनके फन को कुचलने की आवश्यकता है। इस पर ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। चक्रव्यूह भारत को घेरने की एक साजिश चल रही है, जैसे कि आपको पता है एसटीपी अलायंस बना हुआ है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब। क्यों? ये आइडियोलॉजी पे है। उनका ये मानना है हम एक हिंदू सभ्यता है, इसीलिए अगर युद्ध होता है तो ये तीनों मिलकर के हम पे हमला करेंगे, ऐसा इनका मानना है। सिर्फ आइडियोलॉजी है और कुछ नहीं है। अब है बांग्लादेश की गुस्ताखी। भारत ने इसको बनाया, लेकिन अब जानते हैं कि इसने किस तरीका से डिच किया है हमको। उसी तरीका से आप यहां देखेंगे चीन और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि भारत किसी युद्ध में उलझे ताकि उसकी जो प्रगति है उसको रोका जा सके। आंतरिक सुरक्षा घेरे के भीतर के दुश्मन, जनसंख्या की खतरा। आप जानते होंगे कि किस तरीका से जो डेमोग्राफी है वो बदल रही है, कश्मीर से, मेवात से, ठीक है, इस तरीका से केरला के अंदर, ठीक है, पूरी तरीका से जो है क्रिश्चियन और इस्लामिक जो इन्वेजन है वो भारत के अंदर आइडियोलॉजिकल आज भी जो है वो जारी है। पीएफआई और कट्टरपंथी जैसे जो और संगठन है उनका आप देख रहे होंगे। नक्सलवाद का जो कैंसर है उसको तो लगभग सरकार जो है समाप्त की हुई है, लेकिन अभी जो अर्बन नक्सल बचे हुए हैं, जो अर्बन नक्सल है, जो कोचिंग माफिया है, जो स्कूल में बैठे हुए हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनकी कमर तोड़ने की भी आवश्यकता है। चेतावनी वही है कि भारत के भीतर जो लोग हैं वो उस मानसिकता में पल रहे हैं। उनको जो है हमें कौन सी मानसिकता, आप जानते होंगे ये जो आपको जैसे मोहम्मद जो है उसके द्वारा महिलाओं की एक स्क्वाड बनाई गई है जिसके अंदर वो क्या होंगी, बम्बर होंगी, यानी कि अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करेंगे। उसकी तरीका से जो है ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये सब शुरू हुआ है। आप जानते होंगे कि वो शहादत देने के लिए अपने उसको खुश करने के लिए, ये करने के लिए वो सब तैयार हैं। महिला ब्रिगेड है जिसमें 5000 से ज्यादा जो महिला सुसाइड बम्बर जो है वो तैयार की जा रही हैं। अब ये हिजाब आप जानते होंगे कि उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसीलिए जो है आप देखो होंगे आपने बिहार में किस तरीका से इसको प्रतिबंध किया है। ज्वेलरी की जो दुकान है वहां पर इनको जो है प्रतिबंध किया गया है, जबकि इसको पूरी तरीके से बैन करने की आवश्यकता है। आप देखोगे वेस्टर्न कंट्री में कितनी सारी कंट्री जहां पर ये बैन है, तो इसलिए आपका जो ये बुर्का ये जो है इसको जो पब्लिक प्लेस से बैन करने की आवश्यकता है। दुश्मन का जो मनोबल है उसे तोड़ने की आवश्यकता है। जंग इसलिए नहीं की जाती कि जो जीत और हार हो, बल्कि जंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो उनकी कलेक्टिव मोरल हार हो, यानी कि जो दुश्मन है उसका सामूहिक मनोबल को तोड़ने के लिए जंग की जाती है, और ये अगर की जाती है तो आवश्यकता है इसे करने की। अब देखिए पाकिस्तान का जो डर है वही है कि आज अगर पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो आप जानते हैं कि अगर किसी ने भी कुछ करा तो हमारे अननोन गनमैन जाकर के उसको जो है हमेशा के लिए शांत करने वाले हैं। आज अगर पाकिस्तान की ओर से जंग रुकी हुई है तो उसका एकमात्र कारण है पाकिस्तान कमजोर है और भारत इस टाइम एग्रेसिव है। अगर उसने थोड़ा सा भी किया तो उसकी कमर को तोड़ डालेंगे, बस यही कारण है। ईंट का जवाब पत्थर से जो मिल रहा है, आपने देखा होगा कि 26/11 में होने के बाद में उस टाइम की सरकार ने खुद हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने किताब लिखा दी कि ये दंगे जो है आरएसएस ने किए हैं। आप समझिए ऐसी पाकिस्तानी परस्त लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। खुली चेतावनी, पाकिस्तान से दूसरा 26/11 जो है हुआ तो बलूचिस्तान जाएगा। इसी तरह एक चुनौती उन्हें है, इसीलिए वो भारत पर अभी जो है आक्रमण नहीं करते। आप जानते होंगे पहलगाम का जो मास्टरमाइंड था सैफुल्लाह, उसका भी बयान है, उसने कहा है कि अब मुझे भारत से डर लगता है। और देखिए सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति, आप जानते होंगे मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है। भारत जो है किस प्रकार से जो है अपना डिफेंस खुद निर्माण कर रहा है, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल हो या फिर वो सबसोनिक मिसाइल हो या सुपरसोनिक मिसाइल हो, वो खुद अब हम जो है निर्माण कर रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी हम खुद, और आज हमारे पास में S-400 जैसे जो S-400 जैसे जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारे पास है। इसीलिए भारत जो है तकनीकी निर्भरता, आत्मनिर्भरता पर जो है आगे जा रहा है। इसीलिए आप देखते होंगे कि किस प्रकार से हमारे ये जो दुश्मन है उनके अंदर किस तरीका की बौखलाहट है। और फिर अंत में वही जो नेपोलियन ने शुरू में कहा था कि मैं उन 1000 भेड़ों से डरता हूं जिनका एक नेतृत्व करता एक शेर है, बजाय उनके कि जो 1000 शेर हैं उनके एक नेतृत्व करता कौन है, भेड़ है। अब वही जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आज भारत का जो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वो एक लायन की मेंटेलिटी है, और भारत के जो लोग हैं उनको बना दिया गया था पिछले 70 सालों में एक भेड़ की तरह। इसलिए आज हमारे जो दुश्मन है उनके अंदर बौखलाहट है, और दुश्मन सिर्फ इसी फॉर्म में नहीं है, दुश्मन यह जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
उनकी फॉर्म में भी है। ऑटो पायलट मोड, वैश्विक बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आप जानते होंगे तेजी से बढ़ रही है। एक ये भी है, ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ एग्रेसिव है, भारत विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भविष्य की जो मुद्रा है, डॉलर का वर्चस्व जो है समाप्त करने के लिए भारत जो है लगातार अपनी करेंसी को जो है सोना चांदी आधारित बनाने का जो प्रयास है लगातार कर रहा है। इसके लिए बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है कि किस प्रकार से भारत जो है एक आरआईसी बनाने के, और दूसरा है ब्रिक्स के अंदर डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है उसको तेज कर चुका है। ये मैंने वीडियो बनाई थी। अमेरिका की जो चिंता है आप जानते होंगे वही है कि वो डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है और भारत की तेजी से होती प्रगति जो है उसकी वजह से वो 500% टैरिफ की 50% टैरिफ इस तरीका की जो ये बकैती है वो लगातार कर रहा है। अमेरिका का दोहरा चरित्र है, एक तरफा आतंकवाद, एक और तो आतंकवाद से लड़ने की बात करता है और वहीं पाकिस्तान के साथ जो है एंटी टेररिस्ट जो एक्सरसाइज भी करता है। जबकि एक्सरसाइज करने से क्या फायदा होगा, ये तो खुद पूरा मुल्क ही टेररिज्म है। अगर देखा जाए तो यूएन की विफलता, मसूद अजहर नामित आतंकवादी है लेकिन फिर भी वो जो है लगातार खुला हुआ घूम रहा है। इसी तरीका से भारत का जो रुख है, हम किसी को बाहरी शक्ति या संगठन का भरोसा नहीं करते, हम और सिर्फ आप जानते होंगे कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। युवाओं के लिए चुनौती, क्या आप तैयार हैं? आवश्यकता क्या है? देश को ऐसे बेटों की जरूरत है जो अपना सीना तान करके जाकर के खड़े हो सकें और अपने देश की रक्षा कर सकें। नशा और उदासीनता, आज का युवा जो है वो क्या है, डेथ इनसाइड, अंदर से मृत हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो कोकीन ले रहा है। वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो है, एक रजाउद्दीन मामला आया था जिसमें उन्होंने 15 साल की बच्ची को ही नशा जो करा दिया था। अब लिबरलिज्म का जो नशा है, आप देखे होंगे कि हिंदू नामधारी ही अपने भारत की प्रगति से चिढ़ते हैं, अपने उस देश की सरकार से चिढ़ते हैं जो जाकर के हिंदुओं की रक्षा की बात करती है, उससे चिढ़ते। नाम है हिंदू इनका। ऐसे पत्रकार आप देख लीजिए, ऐसे लोग आपको देखने के मिल जाएंगे। लेकिन जो इन्हें नष्ट करने के लिए लगातार कार्यरत थी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ये उन्हें जाकर के वोट करते हैं। ये किसका नशा है? इसे कहते हैं लिबरलिज्म का नशा, इसे कहते हैं सिकुलिज्म। एक सेकुलर होता है ना, हम कहते हैं उसको सिकुलरिज्म। ठीक है, बीमारी का नशा है इनको। अपनी संस्कृति को छोड़कर लिबरल बनना ही जो है आपकी कमजोरी है। हमारे युवाओं को इससे बचना होगा, ये वो कहना चाहते थे। एक अजय भारत की ओर आज हम जो है इतिहास से सीख सकते हैं। उदासीनता छोड़नी होगी और सतर्क रहना होगा। शक्ति का संचयन करना होगा, चाहे वो सैन्य शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो और सामाजिक एकता। हमारे अंदर जिस तरीका से आप देख रहे होंगे कि जातिवाद का जहर घोल करके हमें बांटने की कोशिश हो रही है ताकि हम बट जाएं और जो आक्रांता है वो हमें फिर दोबारा से नष्ट करें। तो ये जो बांटने की हमें कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें शक्तियों का संचयन करना पड़ेगा। प्रचंड जवाब देना होगा। आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अगर आपको कोई छोटा सा भी जख्म देता है तो उसका पूरा घाव करना होगा। जब जाकर के अंतिम सत्य है, पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, लेकिन बात वही है, हमारा अस्तित्व, हमारा भारत और हमारे जो हिंदू हैं, हमारे जो सनातन सभ्यता है, वो हमेशा 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 रहनी चाहिए। ये हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो आपके हित की बात करे, जो इस देश को बचाने की बात करे, हम उसके साथ खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इन बातों से सहमत हैं, वो भी लिख करके बताइए, और नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी लिख करके बताइए। आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।